गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है एडवर्टाइजिंग बजट। तो एडवर्टाइजिंग पर खर्च होने वाले एक्सपेंडिचर के बारे में हम बात करेंगे और उसके लिए ऑब्वियसली एक बजट बनाने की ज़रूरत है। तो हम बात करेंगे कि बजट क्या चीज़ है और ये किस तरीके से बनाया जाता है और किस बेस पर बनाया जाता है। तो सबसे पहले बजट के बारे में बात करते हैं। बजट क्या चीज़ है? बजट एक तरीके से एक प्लान है जिसको आप न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के थ्रू सेट करेंगे, राइट। फ्यूचर में आप जो भी एक्टिविटी करने जा रहे हैं उस एक्टिविटी पे खर्च होने वाला जो अमाउंट है, राइट, उसको एडवांस में ही सोच लेना और फिक्स कर लेना, दैट इज़ बजट। सिंपल अगर मैं लैंग्वेज में बताऊं तो आप कोई भी, जैसे मान लिया विज्ञापन है यानी एडवर्टीज़मेंट है, तो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड जो जो एक्टिविटी आप इन फ्यूचर करने वाले हो, राइट, तो उस पर खर्च क्या क्या होगा उसका एक क्वांटिटेटिव एक एक्सप्रेशन जो देना, यानी एक जो प्लान बनाई है आपने, एक जो एक योजना बनाई है उसको क्वांटिटेटिव तरीके से एक्सप्रेस करना, दैट इज़ बजट। ठीक है। तो बजट जो बनाते हैं हम, डेफिनेटली कोई भी काम आप करोगे अगर आप एडवांस में उसकी प्लानिंग करेंगे तो उसकी जो सफलता है उसके चांसेस जो हैं ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं। तो अगर हम ये सोच के चलते हैं कि हम एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड जो जो एक्टिविटी करेंगे उस पर हम इतना इतना खर्च करेंगे, तो एक हमारे लिए आसान हो जाएगा उस टारगेट को अचीव करना, और हम अपना एक जो जो भी एक्सपेंडिचर करेंगे वो ऑब्वियसली एक रेंज में करेंगे, तो इससे हमारी जो वेस्टेज है वो भी कम होगी और हमारा ऑब्जेक्टिव भी सही तरीके से पूरा होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। बजट जब बनाया जाता है, हालांकि बजट के बारे में और हम डिटेल बाद में करते हैं अभी थोड़ी देर में, लेकिन जनरल सी बात हम करेंगे कि बजट जब बनाते हैं तो डेफिनेटली सभी का तो एक जैसा नहीं हो सकता ना। डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन कैसा है, क्या ऑर्गेनाइजेशन के क्या टारगेट्स हैं। हमारे टारगेट के ऊपर बजट डिपेंड करता है कि टारगेट जितना बड़ा होगा ऑब्वियसली बजट भी हमारा उस प्रोपोर्शन में हमारा जो है बढ़ जाएगा, राइट। इसके अलावा हमारा ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में कितना बड़ा है, ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज कितने हैं। ऑब्वियसली रिसोर्सेज के ऊपर ही बजट के एलोकेशन डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा किस एक्टिविटी पे खर्च कर सकते हो। अब मान लीजिए कोई छोटा व्यापारी है, कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑब्वियसली उनका बजट के ऊपर या जो भी एक्टिविटी की हम बात करेंगे, चाहे वो हम विज्ञापन की बात करें या किसी भी एक्टिविटी की बात करें, तो उस पर जो खर्च होगा वो उनके जो भी रिसोर्सेज है उसके अकॉर्डिंगली होगा। जितना पैसा आप होगा आप उसी में से ही तो प्लान करेंगे ना खर्च करने का। इसके अलावा फिर बात आ रही है कि बजट डिसाइड करते समय बहुत सारे फैक्टर्स को भी हम ध्यान में रखेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी इंस्टीट्यूशन का साइज़ क्या है, आपके टारगेट किस तरीके के हैं, आप मीडिया किस तरीके का चूज़ करेंगे। जैसा मीडिया चूज़ करेंगे ऑब्वियसली वैसा ही आपके अंदर बजट का एलोकेशन हो जाएगा। ठीक है। आपके प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज क्या है, इमेज बहुत अच्छी है तो आपको शायद कम खर्च करना पड़े। अगर इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और आप अगर मार्केट में नए नए एंटर किए हैं तो ऑब्वियसली आपको बजट ज़्यादा एलोकेट करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर आपका बजट जो है डिपेंड करता है। ये तो हो गई कुछ जनरल बातें। अब हम बात करेंगे कि एक इसकी छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। डेफिनेशन में ऑब्वियसली डेफिनेशन आपको हमेशा वही चूज़ करनी चाहिए जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, राइट। और दूसरी बात, जब तक आप डेफिनेशन को अच्छे से समझ नहीं लेते, उसका एक एक शब्द आपके दिमाग में बैठ नहीं जाता, तब तक उस डेफिनेशन का कोई सेंस नहीं बनता उसको लेने का। तो ऐसी डेफिनेशन हमेशा चूज़ कीजिए जो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दे। जैसे ये इसको मैं डेफिनेशन वर्ड तो नहीं बोलूँगी, लेकिन एक तरीके से डेफिनेशन जैसी ही स्टेटमेंट है कि जो भी आपका एडवर्टाइजिंग का बजट है वो ऑब्वियसली, एक तो आप बजट को समझ लीजिए वो फ्यूचर के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है। तो फ्यूचर के लिए तैयार हो रहा है। फ्यूचर में भी एक निश्चित टाइम के लिए, आप 6 महीने का बजट बना रहे हो, आप 1 साल का बना रहे हो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ टाइम फिक्स होना चाहिए। ठीक है। तो एक निश्चित समय में क्या करना है, आपको क्रियाएं करनी है, एक्टिविटीज़ करनी है। एक्टिविटीज़ किससे रिलेटेड करनी है? एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड करनी है। ठीक है। क्योंकि आप क्या बनाने वाले हो? एडवर्टाइजिंग का बजट बनाने वाले हो। अब उन एक्टिविटीज़ को आप उसके ऊपर होने वाले खर्च को आप एक तरीके से प्लान करोगे, यानी कि उसको क्वांटिटेटिव तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे। और लेकिन ये एक आपका सिर्फ इमेजिनेशन होगा,
ये लाइन को मैंने कंप्लीट किया, अब इसको मैं इकट्ठा लेती हूँ। Advertising budget is the imagination of the expenditure to be incurred in future on the different activities of advertising. Simple, समझ में आ गया कि एडवर्टाइजिंग बजट एक प्लान है, एक अनुमान है, एक इमेजिनेशन है उस खर्च की जो होने वाला है डिफरेंट विज्ञापन की क्रियाओं को। वाई वी आर इनकरिंग दिस, या वाई वी आर गोइंग टू एक्सपेंड दिस एक्सपेंडिचर, इस खर्च को क्यों करने वाले हैं, क्या लॉजिक है। ऑब्वियसली देयर इज़ अ पर्टिकुलर टारगेट बिहाइंड इन फ्रंट ऑफ अस, राइट। So in order to achieve the objectives of advertising, we will make an advertising budget, right? So in order to achieve the objectives of our organization or of advertising, advertising budget is made, right? And it is an imagination of the expenditure to be incurred on advertising activities. Simple. बताइए इसमें क्या बड़ी बात थी और क्या मुश्किल बात थी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। तो इसी डेफिनेशन को मैं अगर पॉइंट्स की फॉर्म में ले आऊँ तो क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसे हमने बोला कि ये एक क्वांटिटेटिव एक मॉनिटरी एक्सप्रेशन है, मुद्रा के रूप में बताया जाता है कि हाँ हमें इस एक्टिविटी पर इतना खर्च करना और इस एक्टिविटी पर इतना। दूसरी बात है ये फ्यूचर के लिए बनाया जाता है और एक फिक्स टाइम के लिए बनाया जाएगा। आपको बताना होगा बजट आप कितने टाइम के लिए बना रही है। नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ मेड बाय सम काइंड ऑफ अथॉरिटी, जैसे जो भी विज्ञापन को संभालते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो लोग उसके लिए काम करते हैं, जो उसके मैनेजर हैं, राइट। तो उस मैनेजर की ये ड्यूटी है कि वो बजट बनाएगा और बाद में हायर अथॉरिटी से उसकी अप्रूवल लेगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अब हमने बजट डिसाइड कर लिया, हम देखेंगे कि उस बजट का कितना पोर्शन हमने मीडिया के लिए रखना है, कितना पोर्शन हमने इसके लिए रखना है। मान लीजिए जो एडवर्टाइजिंग की कॉपी तैयार होगी, जो मैसेज तैयार होगा उसके लिए रखना है। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ जो होंगी विज्ञापन की, सो वी विल एलोकेट दिस अमाउंट टू डिफरेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। मीडिया है, आपका एजेंसी है, आपका जो मैसेज बनाने वाले हैं वो लोग हैं, तो हमारा जो बजट है वो उसके सिलेक्शन को भी अफेक्ट करता है। कैसे? मेरा बजट डिसाइड करेगा कि मैं कौन सा मीडिया चूज़ करूँगी। टीवी चूज़ करूँगी, इंटरनेट चूज़ करूँगी, अखबार चूज़ करूँगी, रेडियो चूज़ करूँगी, क्या चूज़ करूँगी, डिपेंड करता है कि मेरी जेब में पैसा कितना है। सिमिलरली कौन सी विज्ञापन एजेंसी चूज़ करूँगी जिससे मैं अपना एडवर्टाइजिंग का काम दूँगी। तो ऑब्वियसली अगर कोई बहुत महंगी एजेंसी है और मेरे पास रिसोर्सेज कम है तो मैं नहीं चूज़ कर सकती ना, मैं थोड़े से सिंपल वर्जन पे जाऊँगी, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि जो मैं पॉइंट नंबर 6 की बात कर रही हूँ कि इसका जो बजट होता है वो डिपेंड करता है बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पर, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ क्या कि इस पर जो भी आप खर्च करते हैं ऑब्वियसली उसकी एक सीमा तो निर्धारित, मतलब डेफिनेटली बजट का मतलब ही क्या है कि आपने एक रेंज डिसाइड कर लिया कि भैया आपको इस रेंज में खर्च करना है, तो रेंज डिसाइड करता है हमारा ये। और ये रेंज कैसे डिसाइड करेंगे, हमें पता होगा कि हमने क्या 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 एक्टिविटीज़ करनी है और हमें हर एक्टिविटी के लिए कितना 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 पैसा चाहिए, और ऑब्वियसली उसका टोटल ही हमारा बजट हुआ ना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस डेफिनेशन की मदद से मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको सॉल्व करके बता दिए। हालांकि कुछ पॉइंट्स उसमें थे भी नहीं, लेकिन फिर भी एक जनरल सी बातें हैं तो हमें समझ में आ गई हैं। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, दैट इज़ प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट और स्टेप्स इन फ्रेमिंग एडवर्टाइजिंग बजट। अब आपको ये बताना है कि क्या क्या स्टेप्स हैं बजट बनाने से रिलेटेड, ठीक है। जैसे सबसे पहली जो एक्टिविटी यानी कि सबसे पहला जो काम हम करेंगे, हम देखेंगे कि व्हाट आर द मेन एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स बिफोर अस। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अब जैसे मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्टिव डिपेंड करता है कि हम आज किस स्थिति में खड़े हैं।
मान लीजिए आप मार्केट में नए नए आए हैं तो आप इंट्रोडक्टरी स्टेज पे खड़े हैं, है ना, तो उस समय आपका विज्ञापन का उद्देश्य डिफरेंट हो सकता है कि अभी तो आपने अपने नाम की पहचान बनानी है, अभी तो लोग आपको जानते ही नहीं हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने विज्ञापन के लिए तैयारी करनी है और उसी के अकॉर्डिंगली बजट बनेगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं और बाकायदा छाए हुए हैं, तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? फिर आपका ऑब्जेक्टिव पहचान बनाना नहीं है, उन कस्टमर्स को अपने साथ जोड़े रखना, और नए कस्टमर्स तो ऑब्वियसली ब्रांड इमेज के साथ साथ जुड़ते ही चले जाते हैं। उस समय आप बजट पे कम भी खर्च करोगे तो काम हमारा चल जाएगा, क्योंकि हम तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं। तो इसका मतलब आपका उद्देश्य क्या है? हमारा जैसा टारगेट होता है ना, वैसा ही हमारा बजट डिसाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, दैट इज़ डिटरमाइनिंग टास्क टू बी परफॉर्म्ड टू अचीव एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो ऊपर तो मैंने देख लिया कि मेरा टारगेट क्या है। अब मैंने ये देखा कि उस टारगेट को पूरा करने के लिए मुझे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, और हर एक्टिविटी को कितना कितना पैसा एलोकेट करना है ताकि वो एक्टिविटी आराम से हो सके। जैसे मीडिया कौन सा सेलेक्ट करेंगे, कॉपी किस तरीके से तैयार करेंगे, एडवर्टाइजिंग एजेंसी कौन सी होगी, वह हमारा विज्ञापन कितनी बार में आएगा, ये सारी चीज़ें डिफरेंट एक्टिविटीज़ में आती हैं, और हर एक्टिविटी को ऑब्वियसली एक बजट एलोकेट करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट इज़ प्रिपेयरिंग एडवर्टाइजिंग बजट। अब आप बजट बनाएंगे, अभी तो सिर्फ उसका एक तैयारी हो रही थी, स्टार्टिंग की इनिशिएटिव हम ले रहे थे। अब बजट बनाने के लिए आप क्या करोगे? आपने देखा ये एक्टिविटी है, मेरी दूसरी एक्टिविटी है, मेरी तीसरी एक्टिविटी है, इन सब का मैंने ऐड कर लिया, इतना अमाउंट इसके लिए, इतना इसके लिए, इतना इसके लिए। मान लीजिए 4 एक्टिविटी मुझे करनी है, ठीक है, एक एडवर्टाइजिंग करने के लिए, उस चारों एक्टिविटी का पैसा मैंने जोड़ दिया और वही मेरा बजट हो गया। और यही ऐसे ही बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे? प्लस थोड़ा सा अमाउंट और आप ऐड करेंगे फॉर कंटिजेंसीज। अगर कोई भी ऐसी घटना भी हो जाती है ना जिसका अंदाज़ा नहीं है आपको, बट ये है कि आप थोड़ा सेफ साइड तो कर चलोगे, इसलिए उस अमाउंट में आप 1-2% और ऐड कर लेंगे ताकि हमें जो भी कंटिजेंसीज है उसको फेस करने में दिक्कत ना आए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अप्रूवल ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट। आप अपने बजट के अप्रूव, जब भी बजट बनाता है जो भी होता है, जैसे मान लीजिए जो एडवर्टाइजिंग जो प्रोग्राम फिक्स कर रहा है या जो मैनेजर है, वो बजट बनाने के बाद उसको हायर अथॉरिटी के पास भेजेगा। हायर अथॉरिटी उसको चेक करेंगे कि जो बजट बनाया गया वो सही है या नहीं है, एक्टिविटी सही ढंग से एक्सप्लेन हुई है या नहीं हुई है, हर एक्टिविटी को सही पैसा एलोकेट करने का कुछ सोचा है या नहीं सोचा, सबका ऐड करके कितना बना है, उसमें कितना % हमने कंटिजेंसी के लिए और ऐड किया है। और इसके अलावा जो है वो हमारी जो हायर अथॉरिटी होती है वो पुराने बजट्स भी उठाकर देखती है कि पहले और अब में इतना ज़्यादा अंतर है या नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आती है जो उनको अपने लेवल पर देखनी होती है, और उसके बाद अगर उनको लगता है सही तो वो उसको अप्रूव कर देती है। नेक्स्ट वन इज़ एलोकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट। अब आपका बजट बन गया। बजट बनने के बाद आप क्या करोगे? अलग अलग एक्टिविटीज़ को अलग अलग अमाउंट एलोकेट करोगे। जैसे डिपेंड करता है कि एक प्रोडक्ट आप बना रहे हैं या कई तरह के प्रोडक्ट हैं। कई बार क्या होता है मिलते जुलते कई प्रोडक्ट्स होते हैं, और कई बार क्या होता है कि आप प्रोडक्ट के मार्केट के सेगमेंट्स आपने कई ले रखे हैं और आप हर सेगमेंट को अलग अलग टारगेट कर रहे हो, तो सब सेगमेंट्स के हिसाब से एडवर्टाइजिंग का सिस्टम भी अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो या फिर आप कोई नए एरिया में एंटर करने जा रहे हो तो वहाँ के लिए आपको एक्टिविटीज़ कुछ और करनी पड़ सकती हैं, तो एक्टिविटीज़ के हिसाब से बजट का एलोकेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है फिर हम ये भी चीज़ें ज़रूर देखेंगे कि हमारे जो बाहर का एनवायरनमेंट है, जो हमारे राइवल्स हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो क्या कोई अपने बजट में कोई महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट कोई परिवर्तन तो नहीं ला रहे हैं तो क्यों ला रहे हैं? हमें अपनी जो नज़र है ना वो अंदर नहीं घर के बाहर भी रखनी पड़ती है ताकि हमें पता लगे कि हमारे राइवल्स क्या कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है दैट इज़ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। इस चीज़ को आपने अब मॉनिटर करना है। आपने बजट बना लिया, अब उसके बाद आपने इम्प्लीमेंट किया अपनी जो भी आपका प्रोग्राम था, आपका खर्च हुआ,
फिर आपने बाद में देखा कि जो हमने प्लान किया था, मान लीजिए हमारा बजट था कि हम 10 लाख रुपए खर्च करेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज़ को मिलाकर, सबको मिलाकर, ठीक है, और एक्चुअली जब खर्च हुआ तो वो 12 लाख तक चला गया। तो हमें देखना चाहिए कि डेविएशन, ये अंतर क्यों है। और कई बार ऐसा होता है कि हम कंटिजेंसीज के बारे में बिना सोचे समझे चलते हैं और इसलिए शायद हमारा बजट जो है बढ़ जाता है, या फिर हो सकता है कि हमारे ही पार्ट पे कोई नेग्लिजेंस रही हो, कोई लापरवाही रही हो, दैट्स वाई आवर बजट जो है वो एक्सीड हो गया है जो हमारी प्लानिंग के हिसाब से था। एक्चुअली बजट बनाने का मकसद ही यही है कि जो भी आप कोई काम करो तो प्लान से करो और उसके बाद आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आए उसका कंपैरिजन भी आप करो, ताकि आपको पता लगे कि आप कहाँ गलत हो कहाँ सही, और फिर आपको एक मौका मिल जाएगा नेक्स्ट टाइम जब आप बजट रेडी करेंगे तो आप उन गलतियों को फिर आप रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। एक आपके पास टेबल है, दिख रही है आपको, इसमें ये क्या बताना चाह रहा है, एडवर्टाइजिंग बजट एंड इट्स एलोकेशन। देखो अब इसमें ये देखो आइटम है, जैसे कि आपने एक्सपेंसेस थे आपके एडवर्टाइजिंग मीडिया पे, मतलब मीडिया का चुनाव किया, उसके अलावा जो है ऐड की कॉपी बनाई, उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव भी एक्सपेंसेस रहेंगे, सैलरीज वगैरह ये सब, फिर उसके बाद रिसर्च पर भी खर्च हुए। तो ये 4 तरह की एक्टिविटी है। लास्ट ईयर आपने यानी कि लास्ट ईयर नहीं, करंट बजट आपका जो है 4 लाख का है, और इस तरीके से इस पे 2 लाख का है, इस पे 1 लाख का है, इस पे 40,000 का है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ हमारा 4,50,000 का, तो 50,000 बढ़ गया। इसमें एक्सपेंडिचर कम भी हो गया, ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेंडिचर हमेशा ही आगे है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और इवन यहाँ तीसरे केस में देखो बराबर भी हो सकता है, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर आपका करंट में बजट के हिसाब से 740 होना चाहिए था, हो गया 770, तो थोड़ा सा ही फ़र्क है, बहुत ज़्यादा तो खैर डिफरेंस नहीं है। हमने अब इन दोनों को देखा और उसके बाद हमने एक नया बजट तैयार किया। अब हमने पहले जो 4 लाख रखे थे करंट बजट के हिसाब से, आगे आने वाले टाइम के लिए जब हम रखेंगे तो 6 लाख रखेंगे। तो आप देखोगे अभी 4 लाख से 6 लाख पे चले गए, तो 2 लाख आपने बढ़ा दिए। तो अगर हमें कोई पूछे कि आपने बजट पर जो एक्सपेंडिचर है वो कितना एक्सपैंड किया है, तो मैं बोल सकती हूँ कि भाई हमने 4 से 6 पे मैं पहुँच गई हूँ, तो मैंने 2 लाख रुपये इंक्रीज़ किया है। कहाँ पे 4 था और कहाँ 2 और बढ़ा दिए। तो आपको अगर परसेंटेज निकालनी हो तो 2/4 यानी कि 2 लाख बाई 4 लाख करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका इसका मतलब है कि 50% से आपने बजट को ऐड किया है, बढ़ाया है। सिमिलरली यहाँ 2 लाख वाला हमने 240 कर दिया है, तो कितना ज़्यादा कर दिया है, 40,000। तो 40,000 बाई 2 लाख करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपने सोचा कि हम नए बजट में ये अमाउंट रखेंगे। अब आप देखो कि पहला बजट तो 740 पे था, नया बजट हमारा 10 लाख पे है। तो अगर मेरे को टोटल पूछा जाए कि कितने ऐड कर रही हूँ मैं बजट में, तो मैं कर रही हूँ 2,60,000 बाई 7,40,000, ये 35% बनेगा, ठीक है। इस तरीके से ये टेबल बना रखी है और आप इस टेबल के ज़रिए जो है कुछ चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये बात हो गई है। अब एक पॉइंट पे हम और चलेंगे इस वीडियो के हिसाब से। तो हमारा एक टॉपिक है, एक सेकेंड, चलिए अब हम करते हैं अपने मेथड्स की बात। मेथड्स क्या है हमारे एडवर्टाइजिंग बजट के, हम किस तरीके से बजट की तैयारी करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो मेथड है वो है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। सेल का 1% मान लेना। जैसे मान लीजिए मेरी सेल अगर 50,000 है, तो मैं ये कहूँगी कि जी 50,000 का 5% में मान के चलूँगी कि मेरा एडवर्टाइजिंग पे का बजट होना चाहिए। तो सेल के हिसाब से जब आप बजट बनाते हो उसे बोलते हैं परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, ठीक है। अब आप ये देखो, जैसे लास्ट ईयर की सेल या इस साल की सेल जो मैंने मान ली कि इस साल हो सकती है, उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज ले लेना, दैट इज़ विज्ञापन बजट, दैट इज़ एडवर्टाइजिंग बजट, ओके। कोई भी आप कर सकते हो। अब ज़रूरी ये है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि क्या मैं लास्ट ईयर का सेल उठाऊं या मैं अगले साल का इमेजिनरी सेल फिगर उठाऊं। लोग पिछले साल का भी सेल उठा लेते हैं। पिछले साल का, जैसे मान लीजिए पिछले साल मेरी 10 लाख की टर्नओवर थी, 10 लाख की सेल थी, और अब मैंने मान लिया कि मैं पिछले साल की सेल को बेस मानकर और उसका 2% जो है हर बार मैं क्या करूँगी, बजट एलोकेट करूँगी एडवर्टाइजिंग के लिए। तो 10 लाख का 2% ले लूँगी, ठीक है ना।
कई बार क्या होता है कि लोग सिर्फ पिछले ईयर का नहीं लेते, बल्कि पिछले 5-6 सालों का लेकर और ईयर का लेकर और उसका हम एवरेज निकाल लेते हैं। मान लीजिए पिछले 5 सालों का मैंने ये ले लिया टर्नओवर, जो कि मेरा एवरेज बना है 15 लाख रुपए। जैसे किसी में 15 था, किसी में 20 था, किसी में 25 था, किसी में 10 भी था। एवरेज अगर 15 आ गया है, उसका मैंने 2% लिया, तो वो हो गया एवरेज सेल का एक पर्टिकुलर परसेंट। ठीक है, आने वाले ईयर का भी अनुमान आप लगा सकते हो, हालांकि ये अनुमान गलत भी साबित हो सकता है और एग्जैक्ट फिगर तो खैर कभी भी नहीं आता है। मैंने मान लिया कि मेरी इस साल जो सेल है वो 20 लाख तक हो सकती है, तो 20 लाख का 2% दूंगी, तो इसका मतलब होता है आप आने वाले टाइम में जो टर्नओवर हो सकती है उसका 1% ले रहे हो। तो जो सेल मेथड है बहुत सिंपल है, ईजी है। हमारा मकसद यही रहता है कि या तो हम विक्रय का एक कितना % खर्च कर रहे हैं और उसके बाद हम उसको मतलब एक मान के चल रहे हैं ना, एक बेस मान कर चल रहे हैं, चाहे वो लास्ट ईयर की सेल को मान लें या फिर आने वाले ईयर की सेल को मान लें। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप विज्ञापन पर जब भी खर्च करने वाले जो प्रतिशत मतलब ये वाला जो आपका परसेंटेज आप डिसाइड करोगे, तो डिपेंड करेगा कि वो आप देखोगे कि बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जो हमारी सेल को अफेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए पिछले साल जो सेल थी वहाँ पर इतना ज़्यादा मार्केट में फ्लक्चुएशन नहीं थी, पर इस साल हमें मार्केट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा लग रहे हैं। पिछले साल हमारा जो प्रोडक्ट था वो इंट्रोडक्टरी स्टेज में था, हो सकता है इस साल हमारा प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में हो। पिछले साल हमारे पास रिसोर्सेज थोड़े ज़्यादा थे, इस बार रिसोर्सेज थोड़े कम हैं। तो ये भी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि हम ये भी ध्यान रखें कि जब भी हम परसेंटेज मेथड से काम चला रहे हैं तो जो परसेंट हमने डिसाइड किया है वो कितना होना चाहिए। अब नॉर्मली आप देखोगे कि जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं उसके ऊपर जो एडवर्टीज़मेंट की जाती है वो ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है एडवर्टीज़मेंट पे, बजाय जो इंडस्ट्रियल गुड्स होती हैं उन पर, क्योंकि इंडस्ट्रियल गुड्स जो होती हैं वो उनकी सेल उतनी फ्रीक्वेंट नहीं होती है और उनकी सेल कंपैरेटिवली कम होती है, राइट। लेकिन उनका वैल्यू इतना ज़्यादा होता है, मतलब वो चीज़ें इतनी बड़ी रेट की और महंगी होती हैं, रूटीन की जो चीज़ों से वो सस्ती नहीं होती हैं। तो कॉस्मेटिक्स वाली अगर कंपनी देखोगे तो अपने कॉस्मेटिक्स के लिए ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट पे खर्च कर रही है, लेकिन अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट का देखोगे जो कि जिसका इस्तेमाल सिर्फ फैक्ट्रीज़ में होता है, उस पर आप देखोगे कि एडवर्टीज़मेंट पे खर्च बिल्कुल कम हो रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। और कई बार एक और मेथड भी यूज़ करते हैं। उसमें ये होता है कि हम ये मान लेते हैं कि सेल को छोड़ो, आप ये सोचो कि सेल अमाउंट में नहीं लेनी, सेल यूनिट्स में लेनी है। जैसे अभी मैंने यहाँ बोला ना कि 10 लाख रुपए की सेल होगी। अब 10 लाख रुपए मत मानो, आप मानो कि अगले ईयर में मेरी जो सेल है वो 1 लाख यूनिट्स होने की संभावना है। तो यूनिट के हिसाब से हम मान लेंगे कि हम हर यूनिट पर 100 रुपये खर्च करेंगे, तो 1,000 के ऊपर 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। वो तरीका भी है, वो भी एक तरीका है। जैसे इसने ये एक एग्जांपल दिया कि हम इस ईयर में जो है 1000 गाड़ियाँ बेच सकते हैं, तो 1000 गाड़ी के ऊपर और एक गाड़ी पर हमारा 1000 रुपये एडवर्टाइजिंग बजट होना चाहिए। तो 1000 का रुपये कितना हो जाएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी कि हमने ये मान लिया कि हम 1000 गाड़ियाँ बेचेंगे तो हमारा खर्चा क्या होना चाहिए, 10 लाख तक हम एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब इस मेथड के मेन जो फीचर्स हैं या जो अट्रैक्शंस हैं वो यही है कि बिल्कुल सिंपल है, फ्लेक्सिबल है। आप कभी भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या फिगर में कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो आपके ऊपर ये तो आपकी इमेजिनेशन पर होता है कि आप उसको इमेजिन कितना कर रहे हो, 10 लाख कर रहे हो, 15 लाख कर रहे हो। आप परसेंटेज कम ज़्यादा भी कर सकते हो। और इसके अलावा जो हम बार बार अपने कॉम्पिटिटर की तरफ देखते हैं कि वो कितना खर्च कर रहा है और मैं भी उतना करूं, वो एक ऐसी परिस्थिति है जो कई बार हमें अचरज में डाल देती है। हम परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम हर चीज़ के लिए अपने कॉम्पिटिटर पे डिपेंडेंट हो गए हैं। तो वहाँ पर हमारी कॉम्पिटिटर पे डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हम अपनी सेल और अपने आप ही परसेंटेज फिक्स करके एडवर्टीजमेंट पे खर्च करने वाले हैं। सेटिस्फैक्टरी इसलिए है कि हमें ये लग रहा है कि भाई
अब जैसे पिछले साल 10 साल सेल थी, 10 लाख रुपए सेल थी, तो हमने 2% खर्च किया था। मैंने मान लिया कि अगले साल मैं 15 लाख करूँगी सेल, तो 2% है। तो एडवर्टाइजिंग पे जो पैसा बढ़ रहा है पिछले साल के कंपैरेटिवली, तो माइंड में एक सेटिस्फेक्शन होगी, बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि सेल भी तो बढ़ रही है ना। हम मान तो कि चल रहे हैं ना कि सेल बढ़ रही है, तो एक सेटिस्फेक्शन आपको फील होती है। अभी प्रॉब्लम भी है इसमें, कुछ प्रॉब्लम ये है कि इलॉजिकल है कई जगह पे। इलॉजिकल कैसे है? क्या आप आने वाली सेल का बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं ला सकते। फिर उसके बाद अगर आप लास्ट ईयर की सेल को बेस मानते हैं, वो भी गलत है, क्योंकि लास्ट ईयर के सर्कमस्टांसेस और इस साल के सर्कमस्टांसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात, आर्बिट्रेरी, आपने ये परसेंटेज अपनी इच्छा से क्रिएट किया है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। तो आर्बिट्रेरी मतलब अपनी इच्छा से अगर आप कुछ भी डिसाइड करते हैं, तो कई बार अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पर्सन जो है वो ऊपर नीचे इन चीज़ों को कर लेता है, जो साइंटिफिक नहीं है। इस वजह से हमारा जो गड़बड़ हो जाता है, आगे प्लानिंग हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। उसके अलावा जो है फिर क्या कि अब एक चीज़ है, जैसे मान लीजिए पिछले साल जो सेल थी वो 10 लाख थी, इस साल मुझे लगता है सेल घट सकती है, 9 लाख हो सकती है, 8 लाख हो सकती है, तो मेरा जो परसेंटेज होगा वो भी डेफिनेटली कम हो जाएगा। ठीक है ना। हमारा जो अमाउंट होगा, बजट पर जो अमाउंट हम मान के चलेंगे वो कम हो जाएगा। लेकिन आप लॉजिक सोच के देखिए, क्या ऐसा होना चाहिए? भाई अगर आपकी सेल बढ़ रही है तो आपको विज्ञापन पे शायद कम खर्च करना पड़ता है, लेकिन अगर आपकी सेल कम हो रही है तो आपको विज्ञापन पर ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, ताकि लोगों को आप कन्विंस कर पाओ। पर यहाँ तो अगर इसके हिसाब से चलें तो ये तो मामला उल्टा हो रहा है। परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड जो है वो तो इस बात के अगेंस्ट जा रहा है कि वो तो यही कहता है कि सेल बढ़े तो बजट बढ़ा दो, सेल कम हो रही है तो बजट कम कर दो। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है। उसके अलावा फिर यहाँ पर आपने देखा कि हमारा जो विज्ञापन का बजट है, एडवर्टीज़मेंट बजट है, इट डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सेल और क्वांटिटी ऑफ सेल और अमाउंट ऑफ सेल। तो हम तो उसके हाथ की एक तरह से कठपुतली हो गए, यानी कि हम और कोई चीज़ सोच ही नहीं पा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। किसी भी प्रोडक्ट की सेल के ऊपर विज्ञापन का तो प्रभाव होता ही है, बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं। लेकिन ये तो ये मान के चल रहा है कि हमारा एडवर्टाइजमेंट ही सेल पर डिपेंडेंट है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट करेंगे या नहीं करेंगे और कितना अमाउंट का करेंगे ये डिपेंड कर रहा है हमारे सेल पर, जबकि होना उल्टा चाहिए। विज्ञापन क्यों करते हैं? ताकि सेल बढ़े। तो हमारी सेल एडवर्टीज़मेंट पे डिपेंडेंट है या एडवर्टीज़मेंट सेल पे डिपेंडेंट है? यहाँ पर ये बात नहीं समझ में आती। ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मतलब अगर आप इंट्रोडक्टरी स्टेज में हैं तो उसके हिसाब से तो सेल कम है तो आपको कम खर्च करना चाहिए, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता। अगर आप नए नए मार्केट में आए हैं तो आपको तो ज़्यादा मेहनत करनी है, आपको ज़्यादा लोगों के पास जाना है, बताना है, पब्लिसिटी करनी है, एडवर्टीज़मेंट करनी है, तो खर्चा आपका ज़्यादा होने वाला है। पर अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, भाई सेल कम है, खर्चा कम करो, जब सेल बढ़ जाएगी खर्चा बढ़ा देना। पर क्या ऐसा पॉसिबल है? यहाँ पे भी वो बात सही नहीं फिट बैठती। लास्ट में कह रहे हैं कि आप लॉन्ग रन प्रोग्राम नहीं बना सकते। बनाएंगे भी कैसे जब आप सिर्फ एक ही ईयर के बारे में सोच रहे हो? और दूसरी बात है कि हर साल सेल का वॉल्यूम एंड अमाउंट चेंज होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब हर साल बजट चेंज होगा। तो अगर मुझे कोई कहे कि 4 साल का बजट बनाओ, मैं तो नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मुझे तो ये पता है मैं तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इस साल की प्लानिंग कर सकती हूँ। आगे आने वाले ईयर्स में सेल कितनी रहेगी मैं बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकती, है ना। इसीलिए आप लॉन्ग रन में कोई प्लानिंग बना ही नहीं सकते। ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। और एक और प्रॉब्लम है कि आपको हाँ, और ज़्यादा फैक्टर्स जो भी हैं, जैसे कंपटीशन का लेवल क्या है और आपके पास एम्प्लॉइज़ कैसे हैं, उनको स्किल्ड हैं या नहीं हैं, मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है एडवर्टीज़मेंट के प्रति, कंपटीशन कैसा है, और आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, मीडिया किस तरीके का अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें आपने कहाँ देखी? आप तो सिर्फ 2 ही चीज़ें देख रहे हो, सिर्फ सेल, और वो भी इमेजिन ही तो कर रहे हो, या तो लास्ट ईयर की उठा रहे हो या इमेजिन कर रहे हो।
और एक परसेंटेज जो आपने बिना किसी साइंटिफिक लॉजिक के डिसाइड कर लिया है। तो दीज आर द वेरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। तो अब क्योंकि इस मेथड में ये प्रॉब्लम्स हमें दिख गई, तो हम अब आगे मेथड देखेंगे कि उनमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे बच्चों। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम और सारे मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि उनमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।